समीर अहमद सिद्दीकी साहब, आप फाउंडर डायरेक्टर हैं ALIF। आप सब ने भी अब आपका तारुफ कराया था। आप एजुकेशन के फील्ड में आपका बेइंतहा कंट्रीब्यूशन है और ख़ास तौर से IAS की कोचिंग के लिए आपका स्पेशलाइजेशन है। IAS के जो तलबा कोचिंग करते हैं, इसके अलावा आपके मोटिवेटिव स्पीचेस पूरे हिंदुस्तान में बेइंतहा मकबूल हैं और मतलब YouTube पे भी हैं, Facebook पे भी रहती हैं और मैनुअल भी आप जो स्पीचेस देते हैं लाखों लोगों का लाइक्स भी होता है। और फिजिकल जब आपकी तकरीरें होती हैं तो बस सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं, क्योंकि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। नहमदुहुवनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पर जलवा फरमा एक ऐसी शानदार शख्सियत जिनका साया बड़ा घना बड़ा बुलंद है, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद साहब। हम सब में प्यार बांटते आप उन्हें कहीं ना कहीं मिल जाए ऐसे हमारे MD थॉमस साहब और प्रोफेसर MM गोयल साहब वाइस चांसलर, और सामने बैठे हुए बेहतरीन शख्सियत जो रोज़ मुझे पढ़ाते हैं ऐसे सलमान जाफरी साहब। देखिए, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ आप लोगों के पढ़े लिखे चेहरे देखकर, इसलिए अगर लर्जिश हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे जो टॉपिक बहुत पढ़े लिखे इंसान ने दिया है, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, उन्होंने ये कहा है कि एजुकेशन के क्या हर्डल्स हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट हैं। मेरे देखने में तो एजुकेशन के पूरे मायने ही बदल गए हैं। इस कदर बदल गए हैं कि आप और हमें तक थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं है कि एजुकेशन अब किस शय का नाम रह गया है। इसकी मिसाल आपको देते समय सिर्फ दिल्ली की अगर बात करूं तो 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ दिल्ली में 97% से ऊपर लाने वाले पिछले साल 19,000 लोग थे। अल्लाह का करम है कि अधिकमा सबको वो ट्रॉफी नहीं बांटती, वरना यही शाम हो जाती। लेकिन उससे भी जोरदार कुछ हुआ। इस साल सारे रिकॉर्ड टूट गए। 38,868 बच्चों के 97% से ऊपर आए और उनमें से कोई खुश भी नहीं है। वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि सबके ही 97% है, तो उसमें खुशी वाली कोई बात ही नहीं है। वो अपना स्टेटस भी लगाए तो बाकी लोग भी स्टेटस लगाए बैठे हैं, सबका 97% है। लेकिन वो बच्चे जो भी पढ़ लेंगे वो पढ़ाई उनके काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो उनसे ज्यादा रोज पढ़ाई करते हैं। जब हम पढ़ा करते थे तो हमारा मुकाबला अपने ही स्कूल के, अपने शहर के लोगों से होता, पर इन बच्चों का मुकाबला आने वाले जमाने में ऐसे खास एल्गोरिदम्स और ऐसे खास वेबसाइट्स और ऐसे खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैं जिनसे ये मुकाबला कतई नहीं कर सकते। अपनी बात का बहुत अच्छा एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बताऊं, 670 पेज की किताब आप में से किसी ने शायद कभी ना खत्म की हो। 670 पेज की, बहुत लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, सबने की होगी, लेकिन साल में एक हाल की होगी 670 पेज कवर टू कवर। विकिपीडिया एक वेबसाइट है जो 67,000 पेजेस हर घंटे अपडेट करता है और विकिपीडिया के उस वेबसाइट को पढ़कर सुनाती है एलेक्सा, सीरी। आप उनसे जो भी जवाब पूछेंगे वो तुरंत उछलकर आपको जवाब देती है और वो बताती है। यानी हम अपने एलेक्सा और सीरी से ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे वाइस चांसलर साहब जो यहाँ बैठे हैं, उनका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एलेक्सा क्या कार्यकाल था, तो एलेक्सा धीरे से बताती है, सर इतने सन वो वहां पे कार्यरत थे। हमें और आपको तो ये भी नहीं पता ढंग से कि गांधी जी किस दिन पैदा हुए थे, और अगर हमें पता भी हो जाए कि गांधी जी किस दिन पैदा हुए थे तो वो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बात विकिपीडिया और गूगल पर फ्री है और इस फ्री वाली एजुकेशन ने इस कदर इंफॉर्मेशन को डंप किया है और इंफॉर्मेशन के इस भवन ने हमें इतना घेर लिया है कि जो
इस तंजीम का नाम है, बस वही एक चीज है जो इंसानों से छूटती जा रही है। हम उसे कहते हैं हिकमा या विजडम। देखिए, डेटा ये कोई शानदार चीज नहीं है, पर हम सालों साल अपने बच्चों को डाटा पढ़ाते रहे, फिर थोड़ी सी तरक्की की तो डाटा पे सोचने बैठे तो इंफॉर्मेशन पढ़ाते रहे। लेकिन डेटा और इंफॉर्मेशन जब दोनों पर सोचा जाए बैठ कर गहराई से, तो एक विजडम पैदा होता है। वो विजडम हमारे यहाँ नहीं पैदा हो रहा, मशीनों में पैदा हो रहा है। और पहले आप किसी बच्चे से ये पूछते कि तुम्हें घर में सबसे अच्छा कौन समझता है, तो बच्चियां अक्सर हाथ उठाकर कहती कि हमें वालिद बहुत अच्छा समझते हैं। और बेटे, वो तो पैदाइश के दिन से मरने के दिन तक कहते हैं कि हमारा एक ही वकील था दुनिया में, वो हमारी माँ है। हमें माँ से अच्छा दुनिया में कोई नहीं समझता। लेकिन अब ये आंसर दोनों गलत हो चुके हैं। आपको घर में सबसे अच्छा यूट्यूब समझता है, आपके मूड को भांपते हुए आपको एक से बढ़कर एक वीडियो सजेस्ट करता है, और वो रैंडमली कोई भी वीडियो नहीं दिखाता। उसकी एक खास बात है, उसका एक पैटर्न है। किसी अच्छे चरस बेचने वाले की तरह वो चरस को नीचे से ऊपर सजा कर रखता है, और पहली बार जब आप आते हैं तो सिर्फ लत लगाने के लिए छोटी सी देता है, पर उसी जॉनरे, उसी सब्जेक्ट में जब आप सेकेंड टाइम आएंगे तो थोड़ी सी बढ़ाकर चरस देता है, और आप आते रहें और यहीं रहें, इसके लिए वो लगातार वीडियो की क्वालिटी और स्टैंडर्ड बढ़ाता रहता है। YouTube का एक बहुत शानदार अभी उन्होंने डेटा निकाला है, उससे आप समझ जाएंगे कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। YouTube का कहना है कि जो भी हमारे यहाँ एक वीडियो देखने आया, वो 37 वीडियो देख कर गया। अब आप समझिए कि जब हम एक वीडियो देखने गए तो वहां से उसने दूसरे वीडियो पे जंप करवा दिया, वहां से उसने तीसरे वीडियो पे जंप करा दिया, वहां से उसने चौथे वीडियो पे जंप करा दिया। हमने कुछ भी दिल लगाकर गहराई से नहीं देखा, इसलिए हम किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं बन पाए, हम किसी भी सब्जेक्ट में डेप्थ नहीं ला पाए। हम सुपरफिशियल लहरों में, ऊपर की लहरों में बस तैरते रह गए। लेकिन ये मशीन, इन मशीनों ने सब कुछ याद रखा हुआ है। आपने लास्ट टाइम ट्रेवल कब किया था, आपके ट्रिवागो को पता है। आप कौन से वीडियोस को लाइक करते हैं, ये यूट्यूब को पता है। व्हाट्सएप पे क्या कमेंट करते हैं, ये व्हाट्सएप को पता है। आपका वो भूला बिसरा दोस्त जिसकी तरफ आपने स्कूल में कभी देखा भी नहीं था, वो उसका वीडियो भी याद दिलाता है और उसका बर्थडे आपको बताता है। और जब आप वो एक क्लिक दबाते हैं तो वो दोस्त भी चक्कर में आ जाता है कि इसने स्कूल में तो मुझसे कभी बात नहीं की। तो इस तरह की मशीनें जो हैं वो इंसानों को गहराई से पढ़ रही हैं, और इंसान कुछ भी गहराई से नहीं पढ़ रहे। इंसान बस कूद रहे हैं, दे आर हॉपिंग फ्रॉम वन वीडियो टू अनदर। तो बस इसके असरात आपको 5 से 10 साल में देखने को मिलेंगे। एक ऐसी जमात पैदा होगी हमारी बच्चों की, हमारी नस्लों की, who will be jack of all but a master of none। और हम और आप दोनों ये बात जानते हैं कि कोई कहीं तभी पहुंचा जब वो मास्टर बना, एक्सपर्ट बना, गहराई से किसी सब्जेक्ट को उसने पढ़ा। लेकिन इस सोसाइटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप पढ़ते समय अकल लगाकर अगर अपने पढ़े हुए पर सोचते तो ये पॉसिबल था कि किसी दिन मशीनों का मुकाबला कर पाते। आप अपने पढ़े हुए पर सोचते नहीं हैं, मशीनें अपने पढ़े हुए पर सोचती हैं। मशीनों को कोई नहीं बताता कि कौन सा वीडियो सजेस्ट करना है। मशीनें आपके पास्ट की आदतों को देखते हुए बताती हैं कि आपको कौन सा वीडियो सजेस्ट करना चाहिए। और हम पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और फेसबुक और बाकी कंपनियां, उन्होंने हमें एक लैब का चूहा, जिसे आप कहते हैं लैब का रैट बना के छोड़ दिया है। इन मशीनों को जितना डेटा प्रोवाइड करेंगे, ये मशीनें उतनी ताकतवर होती जाएंगी। लेकिन इससे समाज में एक और नई चीज पैदा हो रही है। डेटा प्रोवाइड करवाने वाली कौमें जो पढ़ी लिखी हैं, इस एल्गोरिथम को समझती हैं, वीडियो बनाना जानती हैं, उसकी हेडिंग को इंटरेस्टिंग बनाना जानती हैं, वो कौमें जो वीडियो नहीं बनाना चाहती उन कौमों को गिराकर दिखा रही हैं। वो कौमें जो डेटा सेट प्रोवाइड करती हैं, जो इन सॉफ्टवेयर कंपनीज के स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर है, वो अपने पीछे माजी के पास्ट से हर बात को
इतने एंगल से दिखाती है कि देखने वाले को सिर्फ ये लगता है कि अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो सिर्फ इस कौम ने किया है। और आपके कौम के माजी में अगर आपसे एक लर्जिश, एक खता हुई है, तो वो उसे इतने एंगल से घुमा घुमा कर बार बार दिखाती है कि देखने वाले को लगता है कि दुनिया के सारे पाप इसी कौम ने किए। हम इंटरफेथ हार्मनी में जितनी अच्छी बातें कर दें, एंडी थॉमस साहब को बैठने ना दे, उन्हें कश्मीर से कन्याकुमारी लगातार स्पीचेस दिलाते रहे, फिर भी सोशल मीडिया पर इसी डेटा को यूज करके, जिस डेटा को कंपनीज ने जमा किया था अपना सामान बेचने के लिए, आज सामान की जगह वहां नफरतें बिक रही हैं। और ये नफरतें धीरे धीरे हमारी सोसाइटी का फैब्रिक तोड़ रही हैं। हम अपने बच्चों को जो समाज देने जा रहे हैं, आपको लगता है कि इस कम्युनिटी के लिए सिंपैथी खत्म करके कोई बात नहीं है, इसका ये कम्युनिटी का हश्र यही होना चाहिए था। दरअसल आप उस कम्युनिटी के लिए सिंपैथी नहीं खत्म कर रहे, धीरे धीरे उस इंसान के दिल से हर चीज के लिए सिंपैथी को आप खत्म कर रहे हैं। सिंपैथी और इमोशन वो चीज होती है जो बिना अक्ल लगाए दी जाती है, लेकिन ये डेटा और ये लगातार हर चौथा जहर, हर वो मैसेज जो जहर में डुबाया गया है, वो धीरे धीरे हमें से सिंपैथी को ही खत्म कर रहा है। और इससे ये होगा कि आने वाले ज़माने में शायद हम बहुत पढ़ लें, कोई डिग्री भी हासिल कर लें, लेकिन वो समाज, वो सोसाइटी, वो एजुकेशन जिसकी हमें ज़रूरत है वो नहीं मिलेगी। पर आपको पता है इसके असरात हर जगह देखने मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अछूता है, ऐसा नहीं है कि संडे की सुबह यार किसी ने बता दिया तो हमने सुन लिया। ऐसी सोसाइटी पलट कर आपको वो देगी जो आप बोल रहे हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका, आपको बहुत अच्छा। मार्टिन है, हमारे जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन की एक बहुत खूबसूरत डेफिनेशन आई, डेमोक्रेसी की एक बहुत खूबसूरत डेफिनेशन आई। उन्होंने कहा फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोगों द्वारा, लोगों की, लोगों के लिए। लेकिन दादा भाई नौरोजी थे हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, गांधी जी से पहले उन्हें कहा जाता था। उन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इससे अच्छी दी थी जो हम नहीं पढ़ते। दादा भाई नौरोजी कहते थे डेमोक्रेसी का मतलब है किंग्स एंड क्वींस आर मेड फॉर द मासेस एंड मासेस आर नॉट मेड फॉर द किंग्स एंड क्वींस। राजाओं को, बादशाहों को, पैसे वालों को, सरमाएदारों को एक बात समझनी होगी, वो लोगों के लिए बने हैं, लोग उनके लिए नहीं बने। लेकिन आज आप हमारी डेमोक्रेसी को उठाकर देखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का एक डेटा है 2019 की लोकसभा में 543 में से 420 लोग वो हैं जिनके पास 20 करोड़ से ज्यादा रुपया एक नंबर में है। और हम जानते हैं कि अक्सरियत में इलेक्शन 2 नंबर के पैसों से लड़ा जाता है। तो फिर डेमोक्रेसी की ही परिभाषा बदल गई दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, और वो परिभाषा ऐसे बदल गई, अब वो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल नहीं रह गई। अब वो रह गई फॉर द 1%, बाय द 1%, ऑफ द 1%। कभी अकेले में बैठना और व्हाट्सएप नहीं चल रहा हो तो अपने दिल पर दायां हाथ रख के सोचना, इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जिसमें हम खड़े हैं, इसने आपको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, पर चुनाव इतने महंगे हो गए हैं कि आप चाहते हुए भी अपनी जिंदगी में नहीं लड़ेंगे। और चुनाव को इतना महंगा कर दिया गया, उसमें इतनी चीजों को डाल दिया गया। तो ऐसे समाज की, ऐसी एजुकेशन में बहुत सारे हर्डल्स हैं। आपको इस बात पर बहुत गहरी फिक्र करनी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये धीरे धीरे समाज को वो बिखराव पैदा कर रही है। अगर किसी चीज पर बहुत जोर से मेहनत की जाए ना तो उसका रिजल्ट अभी नहीं आता है, रिजल्ट आने में वक्त लगता है। कौमों को और देशों को गारक होने में वक्त लगता है तो उन्हें उन्नत पर आने में भी वक्त लगता है। 10 साल से इस डेटा ने हम पर इतनी मेहनत की है कि आने वाले ज़माने में हमें अल हिकमा फाउंडेशन जैसी हजारों सैकड़ों NGOs लगेगी जो हमें एक दूसरे के करीब ले आए। वरना हम एक ऐसा समाज दे रहे हैं जिसके बारे में 1963 में बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई थी, और वो लिखी गई थी आज के बारे में। उसमें एक बात उन्होंने इतनी प्यारी कही थी जो आपको सुनना चाहिए, और वो ये है
कि हम एक समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 1963 में लिखा था, एक किताब थी एटलस श्रग्ड, लेकिन वो 1963 की जो किताब है उसमें से बोली हुई हर बात आज एकदम सही साबित हो रही है। अगर इसमें से एक भी बात गलत हो तो आप मुझे बताना। उन्होंने लिखा था कि आप ऐसे समाज जहाँ की तालीम ऐसी हो जिस तरह की हमारी तालीम चल रही है, उस समाज में when you see that in order to produce you need to obtain permission from the men who produce nothing. When you see that in order to produce you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that the money is flowing to those who deal not in goods but in favors. आज हमारा समाज बिल्कुल ऐसा ही है। The money is flowing to those who deal not in goods but in favors. And when you see that the men get richer by graft and pull than by their works, and when you see that the laws don't protect you against them, the laws protect them against you, then you must remember your society is doomed. आज बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग हैं वो ये एहसास महसूस करने लगे, आँच को ऊपर आने में वक्त लगता है, एक दिन ये आँच धीरे धीरे ऊपर आएगी, उस दिन हमें समझ में आएगा कि पूरा समाज अब इस अंधकार में चला गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपनी बात को समेटते हुए मैं आपको बताऊं, इसका सॉल्यूशन दुनिया के हर मजहब में है, कुरान में है। कुरान कहती है कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम सोचते क्यों नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या बनाया है। गीता में है जो कहती है कि हर बात में सोचने से विजडम पैदा होता है। आपको करना सिर्फ ये है, अपनी नस्लों को बचाने के लिए शाम को ऑफिस से आकर ये पूछना नहीं है कि क्या आज तुमने पढ़ाई की कि नहीं की। आपको पूछना बस ये है, आज तुमने अपने पढ़े हुए पे सोचा, आज जो तुम पढ़ रहे थे क्या तुमने उस पर सोचा। दुनिया में जिन कौमों ने सोचना शुरू किया, उन्होंने दुनिया का सिलेबस ही बदल कर रख दिया। आप और मैं जिन स्कूलों से गुजरे हैं उन स्कूलों का सिलेबस था हाउ टू कट डाउन जंगल्स। कभी कभी कोई इंजीनियर आके कहता ना यार बहुत ज़माना हो गया, नौकरी नहीं लग रही, और इंजीनियर्स की तो खास नहीं लग रही। क्यों? इंजीनियर को कोई 1 लाख रुपया क्यों दे जब वही काम बिजली के बिल में एक मशीन कर देगी, और बिजली का बिल लेने वाली मशीन इंजीनियर से 100 गुना अच्छा वो काम कर देगी। तो कभी कभी बहुत दिल टूटता है यार, इसको इंजीनियरिंग के बाद जो है साहब नौकरी नहीं मिली। लेकिन कभी कभी दिल अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है, जितने इंजीनियरों को नौकरी मिली उन्होंने दुनिया के इतने जंगल काट दिए। अगर सारे इंजीनियरों को नौकरी मिल जाती तो दुनिया खत्म हो जाती, है ना। तो इंजीनियर्स को आज नौकरी नहीं मिलती, और जिस बड़ी तादाद में हम नीट पास कर रहे हैं और जिस बड़ी तादाद में हम घर और खेत बेचकर डॉक्टरी में एडमिशन ले रहे हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ 5 साल में डॉक्टरी में भी वो सैचुरेशन आने वाला है कि मैं बोल दूं और मुझसे कोई नाराज मत होना, बहुत सारे डॉक्टर यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है सिर्फ 5 साल में एक वक्त आने वाला है कि डॉक्टरों का भी कॉल सेंटर खुलने वाला है, और उस दिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी। जो कौमें तरक्की करती हैं वो ये बात अभी समझ कर बैठी हैं, हम गाफिल हैं, क्योंकि हर तीसरा जहर में बुझा हुआ मैसेज हमें उस तरफ सोचने नहीं देता। There was once a syllabus how to cut down jungles, but now the syllabus of the world has changed. The new syllabus is how to irrigate the deserts. रेगिस्तानों को सींचा कैसे जाए। अपनी बात को खत्म करते हुए, क्योंकि वैसे ही मैं कांप रहा हूँ, पूरी बात कर भी नहीं पा रहा, तो मैं आपको बस इतना कह दूँ, अभी अभी ब्राजील को एक तानाशाह प्रेसिडेंट मिला, तो उसने पुरखों की बड़ी खूबसूरत याद दिलाई। तो ब्राजील के नए प्रेसिडेंट जो राइट विंग से आते हैं, बोल्सोनारो उनका नाम है, उन्होंने क्या किया, आते ही दुनिया के जो लंग्स हैं अमेज़न के जंगल, उन जंगलों को कटवाना शुरू किया ताकि वो जंगल हटें और नए रिजॉर्ट पैदा हों, जिससे जीडीपी बूस्ट हो। जीडीपी पढ़ाने वाले ने भी हमको ऐसे ही पढ़ाया बचपन में कि जिस देश की जीडीपी बहुत अच्छी होती है वो देश बहुत अच्छा होता है। दिल्ली आकर जीडीपी का असली मतलब समझ में आया। आप ट्रैफिक में फंसे हैं, आपका पेट्रोल चल रहा है, देश की जीडीपी बढ़ रही है। आप ट्रैफिक में फंसे हैं, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, मास्क ज्यादा बिक रहे हैं, आपके देश की जीडीपी बढ़ रही है।
आप मास्क नहीं पहनते, ट्रैफिक में फंसे रह रहे हैं, डॉक्टरों की फीस दे रहे हैं, देश की जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी का अगर किसी को मतलब समझना है तो दिल्ली आना पड़ता है। ट्रैफिक में फंसे फंसे यहाँ इंसान अपने देश की सेवा करता है, उसकी जीडीपी बढ़ाता है। वहां पर जीडीपी बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ किया साहब, जंगलों को कटवाया। जंगलों को कटवाने के बाद एक ऐसा सबक निकल कर आया जिस सबक को अगर हम समझ ले तो शायद अल हिकमा फाउंडेशन के आज इस बड़े मैसेज को हम दिल में उतार लें। दुनिया का एक वाहिद जंगल है अमेज़न, जहां हर वैरायटी के प्लांट्स मिलते हैं। पर स्क्वायर मीटर इतनी बायोडाइवर्सिटी है कि सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच पाती। और हमारे पास हिमालय ड्रग्स कंपनी के बेहद खूबसूरत फिलैंथ्रोपिक मालिक बैठे हैं। उनकी मौजूदगी में मैं आपसे ये बात कहता हूं कि अगर दुनिया में एक फार्मेसी है तो वह अमेज़न के जंगल है। वहीं मिलती है हर वो शेड जिससे दवाएं बनती हैं। बोल्सोनारो ने आते ही वो जंगल कटवाने शुरू किए। जब जंगल कटवाने शुरू किए तो कभी सूरज की रोशनी नीचे आती नहीं थी। जब सूरज की रोशनी आना शुरू हुई तो एक नई चीज दिखाई दी। वहां टूटे हुए मकान, टूटे हुए रोड, उजड़े हुए गांव, उसके निशान उन जंगलों में मिलना शुरू हुए। हम जितना उन जंगलों को काट रहे हैं उतना उन गांवों की संख्या और गांवों के निशान बढ़ते जा रहे हैं। 87% trees in Amazon, they are so very advantageous कि या तो वो आपकी दवा बनाते हैं या फल की तरह आप उसे खा सकते हैं। आप नहीं समझे फिर भी वो सिलेबस जिसको मैं बताना चाहता हूँ। आज की आखिरी बात, उन गांवों में रहने वालों ने कभी ये अज़्म उठाया होगा कि यहाँ बारिश बहुत अच्छी होती है और अमेज़न रिवर का पानी साल भर रहता है, क्यों ना अपनी बस्तियों में वो पेड़ लगा दिए जाएं, इस बड़ी तादाद में वो पेड़ लगा दिए जाएं कि ना सिर्फ हमारे गांव, हमारी नस्लें खाएं, बल्कि रहती दुनिया तक आने वाली हर नस्ल, हर देश की किसी भी बीमारी से निजात पाने के लिए उन पेड़ों से मदद पाएं। दिल्ली में इतने पढ़े लिखे लोग जो हम यहाँ बैठे हैं, अपनी बात को बस इतना ही कहते हुए खत्म करता हूँ। मशीनों के ऊपर छोड़ दीजिए वो वाला सिलेबस, हाउ टू कट डाउन जंगल्स। हम इंसान हैं, दिल से सोच कर चलिए बनाए वो वाला सिलेबस जिसे कहते हैं हाउ टू इरिगेट द डेजर्ट्स। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो एक दिन पेड़ भी नहीं होगा, लोग भी नहीं होंगे, सिंपैथी रखने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर उस दिन क्या होगा, तो एक स्टार्टअप इंडिया में शुरू हुआ है और ये स्टार्टअप इंडिया में शुरू होना दिल को दहला देने वाली चीज है। और वो स्टार्टअप का इंटरव्यू यूट्यूब पे वो कह रहे हैं कि हम जल्दी से, बहुत जल्द 200 करोड़ की कंपनी हो जाएगी। पूछा तुम करते क्या हो यार? कहा कि हम ना वो बच्चे जो माँ बाप की लाश को शमशान पहुंचाना, कब्रिस्तान पहुंचाना बोझ समझते हैं, उनके माँ बाप को लेकर दफना देते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ दफना देते हैं और उसके बाद आपको अच्छी रिसीप्ट भी देते हैं। हम दफनाने और जलाने में ISO 9001 सर्टिफाइड है। जब आप किसी पड़ोसी के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए एक जहर भरा मैसेज भेजेंगे, उसे फॉरवर्ड करेंगे, याद रखिए आपकी भी लाश को वही स्टार्टअप उठा के ले जाएगा। इसी पर